आप सभी विद्यार्थियों को सुबह का बहुत बहुत नमस्कार। और आज के लेक्चर में आप लोगों को पावर प्लांट इंजीनियरिंग के चौथे चैप्टर से हाइड्रोलॉजी हम पढ़ा रहे थे। तो हाइड्रोलॉजी में अब हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जब कोई हम हाइड्रो पावर प्लांट को स्थापित करते हैं तो जल शक्ति को स्टोर करने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में मुख्यतः योगदान हमारे जल का होता है, एक डैम का होता है, एक रिजर्वायर का होता है। तो इनमें जो सारी चीजें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को स्टोर करने से लेकर बिजली को बनाने तक, तो इनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो रिजर्वायर कह रहे हैं तो रिजर्वायर क्या है, पेन स्टॉक क्या है, टरबाइन क्या है, टेल रेस क्या है ना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। एक छोटे छोटे शब्दों में हमने आपके लिए तैयार किया है, जिससे कम शब्दों में आपको महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाए कि इसका इस्तेमाल हो किस लिए रहा है। तो देखिएगा, आज का आपका टॉपिक है कि जनरल अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज टाइप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ऑपरेशन। तो देखिए, जो आपका स्टोरेज है, स्टोरेज टाइप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि जल शक्ति है ना, जल विद्युत प्रोजेक्ट परियोजना का जो है संचालन कैसे किया जाता है और उसके स्टोरेज यानी कि जल शक्ति को स्टोर करने वाली जो प्रक्रिया है उसकी व्यवस्था किस किस प्रकार है। तो देखिए, आपके पास एक फिगर बना हुआ है साइड में कि यहाँ से एक नदी की जलधारा आ रही है। ठीक है, नदी की जलधारा के ऊपर यानी कि नदी की जितनी चौड़ाई होती है उसी पर पूरा हम एक बांध तैयार करते हैं। डैम इसलिए तैयार करते हैं कि हमें पानी की जो ऊंचाई है, पानी का जो वाटर हेड है, जैसे ये पानी नदी के ऊपर बह रही है तो उसका लेवल इतना है, तो कम से कम इसके पानी को लेवल को और ऊंचा उठाना है, हमें इस पानी के लेवल को यहाँ तक ले आना है। ठीक है, जब पानी का स्तर यहाँ तक ऊंचा उठ जाता है तब इस ऊंचाई पर से पानी को हम क्या करेंगे, डैम के ऊपर वो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर प्रवेश कराएंगे, है ना। टरबाइन लगी तो टरबाइन के अंदर इसमें वाल्व के माध्यम से प्रवेश कराएंगे और इसका रनर को घुमाएंगे, और रनर जब घूमेगा तो इसके रनर से हम जनरेटर को कनेक्ट करके विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगे। तो पानी की ऊंचाई को कैसे ऊपर उठाएंगे, तो कम ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई, ये डिपेंड करता है हमारे वहाँ के पानी के जल स्तर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे वहाँ पर पानी का जल स्तर कितना है, उसी के अनुसार हम डैम की ऊंचाई निर्धारित करते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में फिगर बना हुआ दिख रहा है, जिसमें हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि नदी की जलधारा को डैम बना करके उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके पानी के उच्च लेवल को, स्तर को ऊंचा उठाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डैम के द्वारा ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस डैम में जिसमें पानी को इकट्ठा करते हैं, ये जो डैम बना है यहाँ पे जो पानी इकट्ठा किया गया है नदी से ला करके या नदी में बह रही जल को हमने यहाँ पर एकत्रित किया है, इसको जलाशय कहते हैं, जिसको हिंदी में रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, हमने इसको रिजर्वायर कहा। तो यह रिजर्वायर जो है पानी को स्टोर करता है। ठीक है, पानी को स्टोर करने के बाद यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का कुछ हमने तिरपट कुछ लगा रखा है। यह कुछ है क्या, इसको ट्रैश रैक कहते हैं। ठीक है, ट्रैश रैक का काम क्या होता है, यह कूड़ा कचरा जो होता है इसको डैम से नदी में जो कूड़ा कचरा आ रहा है उसको डैम के द्वारा टरबाइन तक पहुंचने से रोकने के लिए हम ट्रैश रैक लगाते हैं। और ये एंकर है, ये एंकर है, एंकर मतलब एक तरीके का सपोर्ट है। सपोर्ट किसके लिए है, पेन स्टॉक के लिए है। और ये पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक स्टील की बनी हुआ पाइप होती है जो रिजर्वायर से पानी को एक निश्चित क्रॉस सेक्शन एरिया में
पानी को प्रवाहित करा करके ले आकर के ड्रम टरबाइन के ब्लेड के ऊपर फोर्स करता है, ठीक है, और हमारे टरबाइन को रनर को रोटेट कराने का काम करता है। और टरबाइन के दूसरे वाल्व से यह पानी लो गति से निकल करके धीमी गति से निकल करके टेल रेस में चली जाती है, ठीक है, टेल रेस RACE टेल रेस में चली जाती है, ठीक है, या फिर नदी या किसी लहर के माध्यम से इसको अन्य जगहों पर बहा दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनमें जो विभिन्न चीजें लगी हुई है इस पावर प्लांट में, तो इनका मुख्य काम क्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ से शुरुआत करते चलते हैं और वहां तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मुख्य कार्य होता है कि वर्षा के जल को एकत्रित करना है और शुष्क मौसम यानी कि ड्राई सीजन में इस पानी का उपयोग हम क्या कर लेंगे, विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए टरबाइन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब डैम का मतलब होता है बांध, पानी को रोककर वाटर के लेवल को ऊंचा उठाना है, जिससे रिजर्वायर की कैपेसिटी में वृद्धि हो जाती है, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यानी कि रिजर्वायर मतलब जलाशय में पानी के एकत्रित करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। आइए आगे चलते हैं। ट्रैश रैक डैम व फोरवे में कचड़े को प्लांट तक जाने से रोकना या फिर टरबाइन तक पहुंचने से रोकना तथा पेन स्टॉक के अंदर भी पहुंचने से रोकना। अर्थात पेन स्टॉक में अगर ये पहुंच जाता है कचरा तो फंस जाएगा, जाम हो जाएगा, पानी नहीं जा पाएगा, बह पाएगा, तो हमें फिर से सारी व्यवस्था दिखाने में पड़ जाएगी। तो इसी से बचाव हेतु हम ट्रैश रैक का प्रयोग करते हैं। अब आइए यहाँ पर आपने एक शब्द पढ़ा है फोरवे। व्हाट इज द फोरवे? तो फोरवे रिजर्वायर की तरह ही काम करता है। काम ये है कि रिजर्वायर में जल का स्टोर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब प्लांट पर लोड कम होता है अर्थात विद्युत शक्ति का उत्पादन जो हो रहा है वह कम मात्रा में यदि किया जा रहा हो तो वहां पर पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। पानी अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में है तो वह पानी फोरवे में एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि यह रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। जब प्लांट पर लोड कम हो जाता है तब पानी को एकत्र कर लेता है और यदि प्लांट पर लोड में वृद्धि हो जाती है तब ये क्या करता है कि डैम में पानी की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसी फोरवे के माध्यम से रिजर्वायर को वाटर सप्लाई की जाती है और वही वाटर सप्लाई पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन को चलाने का काम करता है। तो यानी यह वाटर सप्लाई की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर सर्ज टैंक लिखा हुआ है। सर्ज टैंक की स्थापना कहाँ की जाती है? तो देखिए सर्ज टैंक की स्थापना रिजर्वायर एवं टरबाइन के मध्य कहीं उपयुक्त स्थान पर हमने कर दिया। इसके करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जब हमारे प्लांट पर लोड घटता या बढ़ता है, तो अगर लोड घटता है तो पानी का दबाव हमारे पेन स्टॉक पर कम पड़ेगा, लेकिन यदि लोड बढ़ता है तो हमारे पेन स्टॉक पर पानी का दबाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिजर्वायर में फोरवे के माध्यम से भी पानी आता है, तो हमारे इस ट्यूब के ऊपर जो स्टील की पाइप डली होती है इसके ऊपर दबाव अधिक बढ़ जाता है। तो इस दबाव को कम करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए सर्ज टैंक का इस्तेमाल पेन स्टॉक पर वाटर को आपूर्ति में होने वाले परिवर्तन ये किया जाता है, जिससे पेन स्टॉक पर दबाव कम पड़ता है। इसका मुख्य कारण पेन स्टॉक पर पानी के प्रेशर को नियंत्रित करना है। इसलिए मैंने दो लाइनों में ही सारी बात को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब आइए चलते हैं पेन स्टॉक क्या होता है। पेन स्टॉक स्टील की बनी हुई गोल गोल पाइप होती है। अब देखिए
पाइप को सर्ज टैंक एवं प्राइम मूवर के बीच में स्थापित किया जाता है ना। तो सर्ज टैंक यहाँ कहीं अगर हमने सर्ज टैंक बना दिया, चाहे यहाँ पे हमने सर्ज टैंक बना दिया, आवश्यकता अनुसार कि हमें कितना ऊंचाई पर रखना है जिससे हमारे पेन स्टॉक पर लोड कम पड़े। तो ये हमारे डैम एवं टरबाइन के बीच के हाइट को भी निर्भर करता है कि कितनी ऊंचाई पर इसको हम लगाएं। तो सर्ज टैंक एवं प्राइम मूवर के बीच जो हम पाइप स्थापित करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, पेन स्टॉक कहलाता है। स्लिप वे क्या होता है? स्लिप वे जैसे कि बाढ़ की स्थिति आ गई, डैम पर आवश्यकता से अधिक पानी भर गया, तो डैम को खतरा होने लगता है। तो इस खतरे की संभावना से बचने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि डैम की आवश्यकता यानी कैपेसिटी से अत्यधिक मात्रा में पानी आ जाने पर क्या होता है कि इस बाढ़ के पानी को डैम के ऊपर ज्यादा दबाव न डाल सके, इसलिए अतिरिक्त पानी को बहा देने के लिए हम स्लिप वे का प्रयोग करते हैं। स्लिप वे जो है डैम पर अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बहा देने के काम में लाया जाता है। और ये कहाँ बना रहता है सर? ये हमारे डैम के ऊपर बना होता है, ठीक है, डैम पर बना होता है। मतलब यदि फिगर हमारा में पानी का ऊपर ही समझे। हाँ ऊपर, जैसे यहाँ से पानी है, ठीक है, अब पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो अन्य क्षेत्रों में बहने लगेगा। क्या करेगा, जिसे इस तरीके से हमारा डैम बना हुआ है, पानी का लेवल बढ़ता गया तो इसकी जो ऊंचाई है डैम की दीवार की, इससे ऊपर अधिक जाने के बाद इधर उधर सब फैलने लगेगा किनारों पे, तो इससे अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। तो इसलिए इन सारी प्रक्रियाओं से बचने के लिए वहीं पर क्या स्लिप वे बना होता है, और उसी से क्या होता है, पानी अतिरिक्त पानी को बहा दिया जाता है ताकि पानी अन्य क्षेत्रों में डैम से अगल बगल या नदी के द्वारा बाढ़, मतलब नदी अगल बगल पानी फेंक देती है किनारों से, तो 2-4 गांव डूब जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए तथा प्लांट पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए स्लिप वे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पावर हाउस मतलब जहाँ पर विद्युत शक्ति का उत्पादन। दिखा दीजिए सर। हाँ, स्क्रीन पे कुछ सारे इसके डायग्राम शो कर दीजिए थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा, लेकिन मैं वो स्पिल वे जो है उसमें थोड़ा शो कर दीजिए। तो इसमें सर्च टैंक नहीं बना? सर्च टैंक यहाँ कहीं ऊंचाई पर लगा दीजिए ताकि पानी के दबाव को कम कर सके। यहाँ पे एक सर्च टैंक बना दीजिए ताकि यह पानी के दबाव को क्या करे, पानी का जो डायरेक्ट फोर्स पड़े पेन स्टॉक पे, पहले पेन स्टॉक पर न पड़ के पहले सर्च टैंक पे पड़े, और सर्च टैंक में तो थोड़ा सा पानी इकट्ठित होगा और वही धीरे धीरे अपना दबाव दे करके निकलेगा। यानी कि पहले इसका प्रेशर इस सर्च टैंक पे पड़े, पेन स्टॉक पे न पड़ेंगे, वरना पेन स्टॉक हमारा ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, नष्ट हो सकता है। यहाँ पे लिख लीजिए सर्च टैंक, ठीक है। और जो है स्लिप वे की बात कर रहे हैं, तो स्लिप वे हमारा यहाँ पर यहीं पर बनेगा, ठीक है। स्लिप वे वहीं पर बनेगा ताकि तो यहाँ पर स्लिप वे लगता है, ठीक है, ताकि पानी हमारा एक्स्ट्रा जो होते हो उसको हम बहाते हैं, ठीक है। मतलब स्लिप वे कह सकते हैं या फिर गेट कह सकते हैं, ठीक है। उसी गेट के माध्यम से हम पानी को निकाल देते हैं, यहीं पर बनेगा, ठीक है। आवश्यकता से ज्यादा अगर पानी हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से पानी को हम बाहर निकालते हैं। सर वो एंकर क्या है सर, वो जो सर्च टैंक के नीचे बना है एंकर? एंकर कहने का मतलब जैसे कि कोई पाइप है ना, कोई पाइप है, अगर हम उसको तिरछा लेकर के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर सपोर्ट तिरछी करने के लिए अवस्था में, रहता है। तो जाहिर सी बात है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एंकर का प्रयोग करते हैं। मतलब वो सीमेंट या कंक्रीट की दीवार हो सकती है जो उसको सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं टरबाइन के ऊपर कि टरबाइन क्या है, टरबाइन के कौन कौन से भाग हैं और टरबाइन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। आप लोगों के सिलेबस में क्या है, टरबाइन डैम के बारे में पूछा था कि डैम क्या होता है, हेड वाटर कंट्रोल कैसे करते हैं, तो ये भी हो गया, और पेन स्टॉक हो गया, वाटर टरबाइन हो गया। तो वाटर टरबाइन बता देते हैं, वाटर टरबाइन क्या है और पावर प्लांट का लेआउट है। चलिए सब अभी बताना है। आइए चलते हैं और इसमें कुछ नोट करेंगे। आते हैं वाटर टरबाइन के ऊपर। चलिए आप करें इसे। हेडिंग डालिएगा वाटर टरबाइन। लिखिएगा इसमें, यह एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें यह एक हाइड्रोलिक मशीन है, यह एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें जल की उपलब्ध ऊर्जा को, जिसमें वाटर की उपलब्ध ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। इसका उपयोग सर विद्युत उसमें संयंत्र को चलाने सर में। अभी जो डायग्राम बना था सर, हाँ बोलिए। तो उसमें एक नीचे यहाँ पे बनाए थे सर टेल रेस करके, सर वो क्या था सर, उसका क्या फंक्शन क्या था। उसका फंक्शन कुछ नहीं था, जैसे कि डैम से निकला हुआ पानी पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन में प्रवेश करता है, टरबाइन के रनर को घुमाते हुए टरबाइन के दूसरे एग्जिट वाल्व से बाहर निकलता है और उसको एक नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है या नहर में प्रवाहित कर दिया जाता है ना। चाहे वही जो डैम बना हुआ है, तो डैम से जो पानी निकल करके आ रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी पानी तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन को जाता है। तो टरबाइन के एग्जिट वाल्व से निकल करके उसी नदी के रास्ते बहा दिया जाता है। ठीक है भाई, जो पानी टरबाइन में जाएगा तो टरबाइन के से बाहर भी तो निकलेगा ना, कि टरबाइन के अंदर ही रह थोड़े जाएगा। तो टरबाइन के माध्यम से जो निकल रहा है उसको बाहर बहा देने की प्रक्रिया को टेल रेस समझेगा। ठीक है, उसको नदी में ही मिला देते हैं तो उसको टेल रेस कहते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर को चलाने में किया जाता है। बात समझ में आ गई? जी सर आगे मतलब उसको फर्दर इरिगेशन के लिए फील्ड में यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, सिंचाई के लिए ले लीजिए, चाहिए जो हमारी नदी है, इसी नदी के ऊपर हमने बांध बनाया, पानी को तो रोक दिया है, नदी इधर, ये नदी सीधी जा ही रही है,
ये नदी क्या है, जा रही है। लेकिन किसी उपयुक्त स्थान पर हम अपने प्रोजेक्ट के लिए हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किसी उपयुक्त स्थान का चयन किया और यहीं पर हमने बहुत लंबा ऊंचा चौड़ा ऊंचाई वाला डैम बना दिया। तो भैया मेरे यहाँ पर हमने जब डैम बना दिया तो कुल मिला जुला के पानी का लेवल बढ़ के इधर चला गया, लेकिन ये नदी तो है ही, ये नदी थोड़ा हम बंद कर देंगे, नदी के मुंह को बंद कर देंगे और नदी की धारा परिवर्तित कर देंगे। तो अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें से और बाकी पानी तो जैसे कि खिड़कियां लगी होती हैं बहुत सारी, ठीक है, वो एक्स्ट्रा पानी जो होती है, गेट बने होते हैं, है ना, उन गेट के माध्यम से पानी को नीचे की तरफ इस तरीके से होता है, जैसे ये डैम है, ये ऊपर है। सर जो जो जैसे डैम जब खुलता है सर, उसमें जो पानी का फव्वारा निकलता है तब सप्लाई चालू हो जाती है क्या? क्या डैम जब खुलता है, 2-3 वॉल्व जब उसके खोलते हैं तो पानी जब एक्सेस में हो जाता है, तो उसको जब 2-3 वॉल्व खोलते हैं तब सप्लाई चालू रहता है, उसमें सप्लाई जाता रहता है। सप्लाई देखिए, विद्युत शक्ति का उत्पादन सतत जारी रहता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता जब तक कोई त्रुटि न हो, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का उत्पादन तो सतत जारी रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर इस रिजर्वायर में वाटर की उपस्थिति अगर इसकी कैपेसिटी के अनुसार ठीक ठाक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पानी का दबाव डैम के ऊपर प्रत्येक समय बदलता रहता है, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, किसी न किसी क्षेत्र में बारिश हो गई, तो इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से सारा पानी नदी के रास्ते ही तो बह के आएगा मेरे विद्यार्थी। तो जब नदी के रास्ते बह करके आता है, अगर डैम के ऊपर पानी ज्यादा हो गया तो ये बड़े बड़े गेट बने होते हैं, गेट बने होते हैं सर, ठीक है। इन गेटों को आवश्यकता अनुसार खोला जाता है। अगर पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर उठा हुआ है खतरे के निशान से, तो 1-2 गेट खोल देते हैं या 2-3 गेट खोल देते हैं, पानी इसी से बह के बाहर चला आता है, ठीक है। रिवर में चला आता है बाहर। हाँ, रिवर में चला आता है। बाकी इसी के नीचे एक प्रोजेक्ट लगा होगा, बेस बना होगा और वहाँ पर क्या हमारा टरबाइन होगा और जनरेटर भी स्थापित किया गया होगा और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली को हम कहीं यहाँ पे टावर लगा करके हम उसको सप्लाई दे करके इसे उसको कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पानी का लेवल अगर अच्छा है, ठीक ठाक है, ज्यादा ओवरफ्लो नहीं होने वाला है, तो इससे कम निकलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पानी का लेवल ऊपर से गिरता ही रहता है, क्योंकि भाई टरबाइन के मदद से कितना पानी हम टेल रेस में भेजेंगे भाई, है ना। तो नदियों का पानी तो देखें कितना अथाह होता है, पूरी उनकी जलधारा एकदम पूरी भरी भरी नदी चलती है। हाँ, गर्मी के दिनों में थोड़ी नदी में बहता हुआ पानी काफी लंबी दूरी तक नदियों का दूरी है, तो पानी पेड़ पौधों के द्वारा किसी अन्य नहर के माध्यम से काट करके कम कर लिया जा रहा है उसका, तो अन्य रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट होते होते उसका लेवल कम हो जाता है ना। और कुछ तो जमीन में सूख जाता है, कुछ पेड़ पौधों द्वारा खींच लिया जाता है, कुछ सिंचाई के लिए सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से उसको दूसरे दूसरे तरीके से यूज कर लिए जाते हैं। बात समझ में आई? अभी भी कुछ बाकी है सर जो डैम की ऊंचाई होती है सर, या फिक्स होती है कि मैक्सिमम कितनी हाइट चाहिए? पिछला क्लास नहीं किए थे क्या आप? सर नेट नहीं चल पाया था सर। हाँ, तो पिछला लेक्चर देखिए ना, पिछला तो लेक्चर जैसे देखिए, हमने डैम बताया है कि जैसे डैम जितना ऊंचा नदी रहेगा के ऊपर जो सर, डैम जितना ऊंचा लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, हाँ, लो और जितना लो हेड 30 मीटर, मीडियम हेड 30 या 50 से 80 या 100, है ना, इतना होता है। और हाई हेड कितना है? 100 से एबव 250 तक, ठीक है। तो यस सर। लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड हमने बता दिया है डैम के बारे में। तो देखो मेरे विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, क्योंकि कोर्स ठीक बड़ा लंबा है और हमको बहुत खींचना है, हम खींच नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग नहीं करेंगे तो पूरा भी नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए आइए चलते हैं।
विद्युत जनित्र को चलाने में तथा विद्युत शक्ति तथा विद्युत शक्ति को उत्पादित करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाटर टरबाइन का मुख्य कार्य। ठीक है, अब आइए देखते हैं वाटर टरबाइन की संरचना कैसी है। वाटर टरबाइन की सामान्य संरचना जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टरबाइन। तो आइए देखते हैं वाटर टरबाइन की सामान्य संरचना क्या होती है या क्या होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मोटर जनरेटर वगैरह, तो इसमें मोटर के जनरेटर के कौन कौन से भाग हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। उसी तरीके से हमारे टरबाइन में भी कई भाग होते हैं और इनका इस्तेमाल किन रूप में किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, देखिए टरबाइन के निम्नलिखित भाग होते हैं। टरबाइन के निम्न भाग होते हैं। ठीक है, टरबाइन के निम्न भाग। पहला पहला है व्हील। व्हील कहते हैं या कह सकते हैं रनर कहते हैं या फिर रोटर भी कहते हैं। ठीक, तो जो रोटेटिंग भाग है, जो बीच वाला सेक्शन है जिस पर पानी, जिन ब्लेडों पर पानी आकर के टकराता है, उस भाग को व्हील, रनर या रोटर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसकी परिधि पर अनेक मूविंग वेन्स लगी होती है। इसके पेरीमीटर पर, इसके परिधि पर कई मूविंग वेन्स, ठीक है, मूविंग वेन्स लगी होती है। ठीक है, जिन पर पानी के प्रवाहित होने पर, जिन पर पानी के प्रवाहित होने पर रनर को घूर्णी गति प्रदान करता है। रनर को रोटेटरी स्पीड प्रदान करता है, यानी कि घूर्णी गति प्रदान करता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, रनर एक शाफ्ट के ऊपर लगा होता है और यह रनर एक शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। स्थापित होता है तथा अपने साथ शाफ्ट को तथा यह शाफ्ट दो बेयरिंगों पर स्थापित रहता है। शाफ्ट के ऊपर स्थापित रहता है तथा यह शाफ्ट दो बेयरिंग के माध्यम से बेयरिंग के माध्यम से
समायोजित समायोजित रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यह शाफ्ट जो है हमारा बेयरिंग के ऊपर फिट किया जाता है। ठीक है, और यह शाफ्ट हमारा इन्हीं दो बेयरिंग के बीच में घूमता है। कब घूमेगा? जब रनर के ब्लेड के ऊपर पानी का प्रवाह पड़ेगा, रनर का ब्लेड पानी के धक्के की वजह से उस रोटेटिंग गति को प्राप्त कर लेता है। और यह रोटेटिंग गति प्राप्त करने का मुख्य कारण यह है कि रनर की जो ब्लेड होती है वह एक शाफ्ट के ऊपर लगी होती है, और यह शाफ्ट दो बेयरिंगों के बीच में लगी होती है, और वो बेयरिंग के बीच में क्या करता है? घूमता रहता है। अब आते हैं गाइड युक्ति। गाइड युक्ति, गाइड डिवाइस, या फिर कह सकते हैं स्टेटर की बारी आती है। ये अंदर के घूमने वाले भाग की बारी आ गई, बात हो गई। अब इसके ऊपरी ऊपरी भाग की बात करते हैं। ठीक है, तो गाइड डिवाइस या स्टेटर, जिसके अंदर ये सारी चीजें थी, है ना। गाइड डिवाइस या स्टेटर के अंदर ये सारी रनर या रोटर या व्हील जो कह सकते हैं अंदर स्थापित किया गया। अब लिखिए, गाइड युक्ति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसी स्थिर वेन आती हैं, फिक्स्ड वेन्स आती हैं, जो टरबाइन के खोल पर लगी होती है, जो टरबाइन के खोल पर लगी होती है। यह एडजस्टेबल होती है, यह एडजस्टेबल होती है, यानी कि इनको एडजस्ट किया जा सकता है। उपयुक्त युक्ति द्वारा सर यहाँ क्या लिखा है? टरबाइन को जोल क्या लिखे हैं? खोल, कवर, बाहरी सतह पर या फिर योक कह लीजिए, योक बॉडी योक पर भीतरी सतह में लगी होती है, कहाँ, है ना। तो खोल पर लगी होती है, यह एडजस्टेबल होती है। किसी उपयुक्त विधि द्वारा बेल को कोणीय दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी उपयुक्त युक्ति द्वारा कौन सा? टरबाइन पे लगे हुए जो खोल होती है, इनमें जो स्थिर बेल लगी होती है, इनको किसी उपयुक्त युक्ति के द्वारा दिशा में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त दिशा में बदलाव किया जाता है, या फिर लिख दीजिए कोणीय दिशा में। उपयुक्त युक्ति द्वारा कोणीय दिशा, एंगुलर डायरेक्शन, कोणीय दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उपयुक्त युक्ति इंग्लिश में क्या? ऑक्सिलरी डिवाइस, किसी सहायक युक्ति के द्वारा, है ना, उसको कोणीय दिशा में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिक्स्ड वेन में पानी का प्रवाह, फिक्स्ड वेन्स में
पानी का प्रवेश किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित कोणीय दिशा में फ्लक्चुएंस में पानी का प्रवेश किसी निश्चित कोणीय दिशा में कराया जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, जिससे पानी का प्रवाह बिना झटके के निश्चित कोण पर कराया जाता है, जो बिना किसी ऊर्जा हानि बिना किसी कराया जाता है। तो जो पानी के वेग ऊर्जा में तो पानी के वेग ऊर्जा को बिना हानि पहुंचाए कहीं ऐसा ना हो कि पानी को हम कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं कि वह जा करके टकराने से उसकी वेग की दिशा कम हो जाए, है ना। वेग कम हो जाए तो वो हमारे टरबाइन को घुमा ही नहीं पाएगा, इसीलिए उसकी दिशा को ऐसा निश्चित करते हैं कि वह पानी को ऐसे डायरेक्शन से फोर्स दे कि रनर हमारा एकदम स्मूथली घूमे और उसमें कोई भी रुकावट या झटका ना लगे, जो पानी के वेग ऊर्जा को बिना हानि पहुंचाए तथा बिना किसी झटके के द्वारा रनर को एंगुलर डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। अगर इसको समझना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से समझिएगा, जैसे कि हमारा कोई टरबाइन है, ठीक है, और ये हमारा रनर है, ये शेफ्ट है, ये आई है, ठीक है, और ये रनर है, इसी पे हमारा वेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी डिवाइस है जो पानी को किसी एक एंगुलर डायरेक्शन में और एक तीव्र वेग से फोर्स कराया जाता है। ठीक है, अब ये ब्लेड को क्या कर रहा है, हमारे घुमा रहा है। इस ब्लेड पर पड़ेगा अगर तेजी से पानी का फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि अपने एक्सिस पे घूमने लगेगा।
घूमने लगेगा, और जब ये घूमेगा तो इसके साथ जो कपल्ड हमारा जनरेटर होगा, तो जनरेटर भी हमारा क्या करेगा, यहाँ लगा हुआ जनरेटर रोटेट करेगा और विद्युत शक्ति का उत्पादन शुरू करेगा। बात समझिए। अब आगे चलते हैं ओवरऑल केसिंग। ओवरऑल केसिंग, ओवरऑल केसिंग में देखते हैं जल टरबाइन का रनर, वाटर टरबाइन का रनर, वाटर टरबाइन का रनर तथा गाइड ट्यूब थी तथा गाइड डिवाइस, गाइड डिवाइस की संपूर्ण केसिंग, संपूर्ण केसिंग यानी ओवरऑल केसिंग में स्थिर होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो यानी वाटर टरबाइन का जो हमारा रनर है तथा गाइड डिवाइस के संपूर्ण केसिंग में स्थित होते हैं, यानी कि गाइड डिवाइस की जो संपूर्ण केसिंग है उसी में ही हमारा रनर फिट होता है, स्थापित किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि गाइड डिवाइस या कह सकते हैं ओवरऑल केसिंग टरबाइन की टाइप के अनुसार एयर टाइट या फिर वाटर टाइट हो सकते हैं। यह केसिंग डिजाइन के आधार पर लिख सकते हैं, है ना, या फिर टरबाइन के प्रारूप के अनुसार। यह केसिंग टरबाइन के टाइप्स के अनुसार, टरबाइन के टाइप्स के अनुसार एयर टाइट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं वाटर टाइट, यानी कि पानी के दबाव के अनुसार या हवा के प्रेशर के अनुसार ये एयर टाइट या वाटर टाइट प्रकार के हो सकते हैं, प्रारूप हो सकते हैं। अब आइए अब आगे चलते हैं जल टरबाइनों का वर्गीकरण। तो यहाँ देख लेते हैं तो वाटर टरबाइन के टाइप कितने होते हैं, ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा जरूरी है, तो देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट करते हैं आगे। लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन।
क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास वाटर टरबाइन के कितने प्रकार हैं। तो देखिए हमारे टरबाइन को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। ये तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये इन 4 भागों के बारे में देखते हैं। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन के अनुसार। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर ऑन द रोटर या फिर रनर, यानी रनर के ऊपर हाइड्रोलिक क्रिया के आधार पर। और दूसरा हमारा है डायरेक्शन ऑफ एंटरिंग वाटर। डायरेक्शन ऑफ एंटरिंग वाटर, यानी कि वाटर किस दिशा से उस टरबाइन के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो टरबाइन में पानी के प्रवेश होने के आधार पर भी हो गया। और तीसरा आता है हेड ऑफ वाटर, यानी कि जल शीर्ष के आधार पर हमारा टरबाइन वाटर टरबाइन वाटर हेड के आधार पर भी डिजाइन किया जाता है। और अगला पॉइंट है इन्वेंटर नेम। इन्वेंटर नेम यानी कि खोजकर्ता के नाम के अनुसार। इन्वेंटर नेम यानी कि निर्माणकर्ता के नाम के अनुसार। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे पास टरबाइन हो गए। तो आइए इन टरबाइनों के बारे में देखते हैं कि इन टरबाइनों के और क्या क्या रूप हो सकते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन टाइप वाले जो वाटर टरबाइन होते हैं, इसमें आता है आवेगी या वेग टरबाइन जिसको कहते हैं, यानी इम्पल्स और वेलोसिटी टरबाइन। इम्पल्स एवं वेलोसिटी टरबाइन। ठीक है, और दूसरा वाला जो है डायरेक्शन ऑफ एंटरिंग वाटर है, इसमें हमारा 4 प्रकार के हैं। एक टेंजेंटियल फ्लो, टेंजेंटियल फ्लो टरबाइन, और दूसरा है रेडियल फ्लो टरबाइन, और तीसरा है एक्सियल फ्लो टरबाइन, और चौथा है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंटियल यानी स्पर्श प्रवाह टरबाइन, रेडियल यानी अक्षीय प्रवाह त्रिज्य प्रवाह टरबाइन, और एक्सियल अक्षीय प्रवाह टरबाइन, और मिश्रित प्रवाह टरबाइन। अब जल शीर्ष के आधार पर देखिए हाई हेड टरबाइन और मीडियम हेड टरबाइन एवं लो हेड टरबाइन। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के हैं। लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और हाई हेड टरबाइन।
ठीक है, तो ये इसमें 3 टाइप्स के हो गए। और अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वेंटर्स के नाम के आधार पर। तो नाम के आधार पर देखिए 3 प्रकार के हैं। एक है पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है और कापलान टरबाइन है। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। पेल्टन टरबाइन जो है L.A. पेल्टन ने आविष्कार किया था इसका, और फ्रांसिस टरबाइन J.B. फ्रांसिस के नाम पर हुआ है, और कापलान टरबाइन डॉक्टर V. कापलान के नाम पर हुआ है। ठीक है, इसका आविष्कार करने वाले क्या है? L.A. पेल्टन नामक व्यक्ति थे। और दूसरा फ्रांसिस वाला जो है हमारा J.B. फ्रांसिस, J.B. फ्रांसिस ने किया था। इसका कापलान ने किया, इसलिए इन लोगों के नाम पर ही इस टरबाइन का नाम पड़ गया। हो गया यहाँ तक। अब आगे चले, टरबाइन गवर्नर्स के ऊपर चलते हैं। आइए देखते हैं कि टरबाइन गवर्नर क्या है और ये इसका काम क्या होता है और ये कितने टरबाइन टाइप के के होते हैं। क्या क्या चीज? नहीं बताएंगे क्या? नहीं, इसको आप लोग स्टडी करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, क्योंकि अभी इसको तो आगे भी तो बढ़ाना है, क्योंकि सर एक एक फ्रांसीसी टरबाइन और के बारे में हम नहीं डिस्कस करें। सर हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीज नहीं समझ में आया है? अभी तो सर हमने इसमें कुछ फ्रांसीसी बताया ही नहीं, बस टरबाइन के टाइप, हमने टरबाइन के केवल टाइप्स बताए हैं, इसमें समझने वाली क्या बात है? तो पूछ रहे हैं सर, हम बुक में पढ़े सर, नहीं समझ में आ रहा था सर फ्रांसीसी और कपलन टरबाइन के बारे में। अच्छा, हाँ तो यार अब एक एक चीज अगर हम पूरे टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का 15 जुलाई में काम खत्म हो जाएगा, हमारे पास समय भी नहीं। तो जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से बनेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कि टरबाइन वाटर टरबाइन जो होते हैं कितने आधार पर डिवाइड किया गया है, ऑप्शन A B C, इनमें से कौन सही है कौन गलत है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे चार हाइड्रोलिक एक्शन, डायरेक्शन, हेड ऑफ वाटर, इन्वेंटर, किसके आधार पे है? इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं,
इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि आप लोगों को मोटी मोटा कुछ ये पढ़ना है कि हमारा जो है लो हेड टरबाइन है तो कितने हेड के लिए इस्तेमाल होगा, हाई हेड के लिए कितने हेड तक के लिए इस्तेमाल होगा टरबाइन, और मीडियम वाले के लिए कितनी ऊंचाई तक के लिए कौन सा टरबाइन हो रहा है, उसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। ये आप लोग किताब को स्टडी करिए, उसमें से एक नंबर के क्वेश्चन खुद आप बनाएंगे, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन नोट कराएंगे 1 नंबर के। हम आपको एक डेमो क्लास भले क्वेश्चन मेरे पास तैयार पड़ा है पिछले लेक्चरों का, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आप कितना क्या कर पाते हैं। तो आप सर किताब को बिल्कुल कर गहन दीजिएगा सर, जी टेस्ट में अपलोड कर दीजिएगा सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी ठीक टेस्ट है ले ठीक है, लीजिए मैं ना सर, मल्टीपल पीपीई का, तो पावर प्लांट का टेस्ट ले लीजिए टेस्ट सर, लेंगे। ऑब्जेक्टिव सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम एक दिन ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं, 2-3 पन्ने का है, मैं उसी को पोस्ट करके आप लोगों से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसी दस तरीके से पंद्रह अगर हम लोग क्वेश्चन सही दीजिए, से जैसे करेंगे। अभी सब करा रहे हैं सर, से जैसे अभी सब हाँ, सर करा तो रहे हैं सर, टीएस वाले सर करा रहे हैं तो एक और टीडीपी तो वाले सर करा रहे हैं। तो ठीक है, एक सैंपल उनका दिखाइए कि उन्होंने क्या कैसे तैयार किया। बाकी हम तो तैयार रखे, हम तो देंगे ही देंगे। और देखिए, अभी आप लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना है, ठीक है, गैस पावर प्लांट पढ़ना है, डीजल पावर प्लांट पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स आप पावर प्लांट पढ़ना है। तो सब कवर कैसे होगा? आज कितनी तारीख हो गई? आज 5 जुलाई, नहीं, 5 इसमें नहीं जुलाई सर, चल रहा है। क्लास में नहीं लीजिए टेस्ट सर, तो ऐसे ही टाइम लगा आप के अपलोड अपलोड कर कर दीजिए दीजिए बस। 15-20 मिनट का टेस्ट सर, 30 मिनट का टेस्ट अपलोड हाँ कर दीजिए, हम लोग अलग टाइम से कर लेंगे। हाँ यस सर। हाँ, अलग टाइम के लिए ही देंगे, ठीक है, मैं अलग टाइम के लिए ही दूंगा, ठीक है। तो इसलिए जो मोटी मोटा चीज है, जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो चीज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अभी एक एक यस सर। टरबाइन हम डिस्कस करेंगे तो बहुत, हाँ ये है कि सब फिगर आप लोग बना लीजिए, नहीं चाहेंगे तो फिगर बनवा देंगे किसी से। तो मंजीत सर अपलोड करते हैं सर, पूछ लीजिए सर उनसे कैसे ऑप्शन यस सर। करना है। सर उसमें रिजल्ट भी मंजीत सर तुरंत आ अपलोड करते जाता है। हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन का कैसे किया गया। हाइड्रोलिक एक्शन के आधार पर किया गया। डायरेक्शन यानी कि पानी का जो उसमें प्रवेश करा रहा है, वो पानी का प्रवेश किस डायरेक्शन से हो रहा है। और जल शीर्ष की ऊंचाई के आधार पर भी हम टरबाइन को वर्गीकृत किए हैं। तो एक टरबाइन तो टरबाइन, लेकिन उसको एक लो हेड पे इस्तेमाल करते हैं, एक को मीडियम हेड पे इस्तेमाल करते हैं, एक को हाई हेड पे इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बात सोचिए कि अगर हमारे पास लो स्पीड का कोई हमारे पास मोटर है, जिसकी स्पीड आरपीएम बहुत कम है, अब उसमें हम कूलर का डंडा लगा फैन लगा दें पत्ती इस तरीके से, क्या भाई वो हमको हवा कितना देगा? और एक मीडियम हेड वाली है मोटर, उसमें हम कूलर का पंखा ऐसे लगाते हैं, और एक हाई हेड वाली है, उसमें हम कूलर का पंखा लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ब्लेड। तो कौन सा आप लोगों को सुविधाजनक और आनंददायक और सुख प्रदान करने वाला हवा देगा आपको, है ना? अगर कह दे कि मीडियम वाले में हम एक छोटे ब्लेड वाले को हम लगा दें, तो बताइए भला वो कितना आपको एरिया कवर करेगा, जिससे वो हवा को कलेक्ट करके आपकी तरफ धक्का दे करके ढकेलेगा। तो इन सारी चीजों का फर्क पड़ जाता है। उसी तरीके से इस हमारे लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड टरबाइन पे भी असर पड़ता है। पता चला कि रनर का वजन ही इतना ज्यादा है कि लो हेड का पानी का प्रेशर उसको घुमा ही न पा रहा हो, है ना? तो इसके आधार पे होता है। और वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर भी उस टरबाइन का नाम रख दिया गया। ये 4 आपके पास है। अब हाइड्रोलिक में इम्पल्स टरबाइन है, वेलोसिटी टरबाइन है, इसके बारे में एक बार आप स्टडी करिए, है ना? आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। अच्छा हाँ जी, हाँ, बताइए। सर ये इन्वेंशन नेम वाला सर जी बता दीजिए सर, ये तीनों, तो यही तीनों बस बता दीजिए। अच्छा, यही तीनों। यस सर। चलिए, तो आइए पेल्टन व्हील टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन और काप्लान टरबाइन पढ़ लीजिए, क्या करें। यस सर, तो बता दीजिए। चलिए,
आप लोगों के पास बुक है कि नहीं, सभी लोगों के पास यस सर। बुक पढ़ते हैं कि नहीं? यस सर। आइए देखिए, पेल्टन व्हील एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है। यह कौन सा टरबाइन है? यह एक्सियल फ्लो टरबाइन है। यह एक्सियल फ्लो टरबाइन है। यह अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग हाई हेड पर उपलब्ध जल वाले हाई हेड पर उपलब्ध जल हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हाई हेड पर कम मात्रा में भी अगर पानी है, वहाँ पे अगर उसके शीर्ष यानी हेड की ऊंचाई ऊंची हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उतना फोर्स या प्रेशर बना सकता है या बना लेगा, तो हमारे कैप्लन टरबाइन को या सॉरी पेल्टन टरबाइन को चलाने के लिए सक्षम होगा। तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं एक्सियल फ्लो का मतलब क्या है भाई। तो आइए इसके बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं, तब जाकर के हमें मालूम होगा कि है क्या चीज। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त भाग कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, इसके कंस्ट्रक्शन में निम्न भाग है। कौन कौन सा है? पहला देखिए, पहला यहाँ पर है नोजल। नोजल इसमें लगा होता है, ठीक है। और नोजल के बाद दूसरा भाग है रनर। रनर है, या फिर रनर एंड बकेट भी कह सकते हैं। रनर के ऊपर क्या लगाता है? बकेट, एक बाल्टी जैसा या कप जैसा लगा होता है, या फिर इसको वेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन। इन्हीं वेन्स को हमने कहा था, चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद इस केसिंग, केसिंग के अंदर क्या होता है? ये पूरी सिस्टम प्रणाली बंद होती है। और चौथे नंबर पर होता है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का मतलब होता है कि पानी के प्रवाह की गति को नियंत्रित करने वाली डिवाइस लगी होती है। ये चार भाग हो गए। अब आइए नोजल के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक टरबाइन का फिगर बनाते हैं। रफ कर लें, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं फिगर। इतनी बात आप लोगों ने नोट कर ली। आइए यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं पेल्टन टरबाइन का। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास लगा हुआ है क्या? अब इसी रनर के ऊपर क्या लगा हुआ है? बकेट लगा हुआ है, इस तरीके से कप जैसा। ठीक है, इसी पर कप जैसा इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से
अब यहाँ पर हमारा एक नोजल लगा हुआ है। ये देखिए, ये नोजल लगा हुआ है और इस नोजल के अंदर एक पतली सी मैकेनिक डिवाइस लगी होती है, कंट्रोलिंग डिवाइस लगी होती है। इसको बोलते हैं स्टीयर, स्टीयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोजल। ठीक है, इसको बोलते हैं रनर, इसको बोलते हैं बकेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग जेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और यहाँ से होता है जल का निकास। अब देखिए, नोजल के माध्यम से हम जल का प्रवेश कराते हैं। नोजल के माध्यम से यहाँ से क्या हुआ, जल प्रवेश किया, यहाँ से हम जल भेजते हैं और यह जल इस नली के माध्यम से, इस नोजल के माध्यम से इसके शीर्ष पर आता है और इस स्पीयर को आगे पीछे खिसका करके इसके पानी के प्रेशर की गति को नियंत्रित करते हैं और यह पानी हमारे जा करके इस बकेट पर टकराता है और इस बकेट पर टकराने के बाद यह हमारा अपने एक्सिस पर रोटर गति करने लगता है। तो यह एक्सियल गति कहलाता है, यानी एक अक्षीय प्रवाह, यानी उसको एक अक्ष पे घुमा रहे हैं। अक्ष पे घुमाने के लिए एक सीधी रेखा में हमने इस पे पानी का प्रेशर डाला और ये इसको एक अक्षीय दिशा में घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आइए इसके अंदर नोजल के बारे में थोड़ा सा विशेष अध्ययन करते हैं कि नोजल का काम क्या क्या है। तो हेडिंग डालिएगा नोजल। फिगर बना लिया आप लोगों ने, फिगर बना लीजिएगा क्योंकि हम इसको आवश्यकता पड़ने पर मैं रफ कर सकता हूँ। आगे देखिए, नोजल लिखिए। नोजल एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी डिवाइस है, यह एक ऐसी युक्ति है जो टरबाइन के जल मार्ग का, जो टरबाइन के वाटर यानी जल मार्ग का जल मार्ग को डायरेक्शन देती या देता है। चित्र में आप देख ही रहे हैं कि नोजल के माध्यम से पानी को एक निश्चित डायरेक्शन में हम फ्लो करा रहे हैं। आगे देखते हैं, नोजल से फ्लो होने वाले वाटर, नोजल से जल प्रवाह के बाद जल जेट के रूप में, जल जेट के रूप में, जेट के रूप में बकेट से टकराता है, बकेट से टकराता है। एक शंक्वाकार यानी कोनिकल, एक शंक्वाकार यानी कोनिकल
शंक्वाकार स्फीयर, कोनिकल स्फीयर या निडल द्वारा एक निडल नोजल के एक निडल कामा लगा के नोजल के अंदर एक्सियल यानी अक्षीय दिशा में, एक्सियल डायरेक्शन में क्रिया करती है। स्फीयर को अक्षीय दिशा में आगे पीछे करके स्फीयर को एक्सियल डायरेक्शन में आगे पीछे खिसकाकर, आगे पीछे सरकाकर या खिसकाकर नाजल में प्रवाहित जल की मात्रा को, नाजल में प्रवाहित जल की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल या रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, पानी की मात्रा को कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता है। स्फीयर को अक्षीय गति प्रदान करने के लिए हस्त पहिए द्वारा चलाया जाता है। एक्सियल गति देने के लिए हैंड मैकेनिज्म डिवाइस का हैंड मैकेनिज्म डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी हाथ के द्वारा कोई ऐसी युक्ति लगाई जाती है, ऐसी मशीन लगाई जाती है या हैंड ड्राइव व्हील के माध्यम से हम इसकी गति को नियंत्रित कर लेते हैं, उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, या फिर इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, या फिर इसको अथवा ऑटोमेटिक व्यवस्था द्वारा भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो बात आ गई नोजल और इसके स्फीयर के द्वारा एक्सियल पानी का एक्सियल डायरेक्शन में पानी को फ्लो कराने की प्रक्रिया। अब चलते हैं रनर तथा बकेट के ऊपर। तो हेडिंग डालिएगा रनर एवं बकेट। इस तरह एक्सप्लेन एक एक पार्ट ना बताइए सर, ऊपर ऊपर बता दीजिए टरबाइन क्या है, कैसे करता है, फिगर बना के समझा दीजिए सर। तरह लिखाएंगे तो देर हो जाएगी। यस सर। तो हाँ, तो देखिए चलिए तो फिर सही ऐसे बस फिगर बना दीजिए और एक एक पार्ट को बता दीजिए क्या क्या करता है ये बस। देखिए ये हमारा देखिए ऊपर का केसिंग है, इसको क्या बोलते हैं, केसिंग। ठीक है, और इस केसिंग के अंदर हमारा बकेट लगा हुआ है। बकेट किसके ऊपर लगा हुआ है, एक रनर के ऊपर लगा हुआ है ना। ये हमारा क्या है, रनर के ऊपर एक हमारा बकेट लगा हुआ है, और यह रनर हमारे एक शाफ्ट के ऊपर कपल किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हमारा नोजल है। इस नोजल में हम यहाँ से पानी को इंटर करते हैं।
और जैसे ही यहाँ से पानी इस नोजल में प्रवेश करता है तो इस स्पीयर के माध्यम से स्पीयर को हाथ के द्वारा इसकी स्पीड को या गति को नियंत्रित करते हैं। पानी की गति को नियंत्रित करने के लिए इस स्पीयर को हाथ के द्वारा या ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के द्वारा आगे या पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, अगर इसको पीछे खिसकाते हैं तो पानी का वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा और यदि इसके नोजल के आगे की तरफ अगर इस स्पीयर को बढ़ाते हैं तो पानी की फुहार पतली होगी और उसकी वेग यानी स्पीड और तीव्र होगी, जो एक्सियल डायरेक्शन में इस रोटर को अपने एक्सिस पर घुमाने के लिए फोर्स लगाती है। ठीक है, और यह अपने एक्सिस पर घूमना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और इसको घुमाने के बाद यह पानी जब बकेट ऊपर की तरफ जाता है तो पानी नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, और यह पानी बाहर निकल जाता है और हमारा इस प्रक्रिया के कारण हमारा बेल्ट लगातार घूमता रहता है। अब उसके बाद इसके शर्त से हम जनरेटर को कपल करके हम विद्युत शक्ति के बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेल्टन व्हील का यही एक्सियल फ्लो का मतलब है पानी को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना। बाकी जो इसका केसिंग है, रनर है, वो सारी चीजें हैं ही कि उसके ऊपर जब भी कोई मैकेनिकल या हाइड्रो फोर्स अगर अप्लाई करते हैं यानी जल के प्रवाह का नोजल के माध्यम से करके उसको घुमा सकते हैं। बाकी उसके बाद रनर में है तो रनर में यही बात लिखी हुई है कि यह एक वृत्ताकार डिस्क होता है। इसके ऊपर हाफ कप के आधार पर एक छोटी छोटी कटोरियां लगी होती हैं या अर्धगोलाकार कप लगा होता है ना। और उसके बाद ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। बस काम खत्म। केसिंग क्या होता है? केसिंग जो है उसका मुख्य काम यह होता है कि यह वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करता है। उसके अंतर्गत जो प्रेशर जो बनता है तो जो वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको मेंटेन रखने के लिए उसको कवर किया जाता है, क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो उससे वायुमंडलीय दबाव अलग से हवाओं का इधर उधर से प्रवाह पड़ता रहेगा। तो ब्लेड के ऊपर जैसे कहते हैं कि तराजू है इलेक्ट्रॉनिक, अगर उसमें हम कोई सामग्री तौल रहे हैं और उसके अगल बगल या ऊपर कहीं हवा का बहुत तीव्र गति से प्रवाह हो रहा हो या फैन चल रहा हो तो उस तराजू के वेट में भी 2 ग्राम 4 ग्राम का फर्क आ सकता है। तो कुल मिला जुला के इसीलिए इस टरबाइन के अंतर्गत वाटर के एक्सटेंशन के लिए तथा प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए केसिंग लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जब ये हमारा रनर गति करता है तो पानी जो है बाहर की तरफ छीटा न मारे। जैसे कि हमारा कोई मोटर व्हीकल तो उसके ऊपर केसिंग लगाई जाती है, मेडगार्ड जिसको बोलते हैं। तो क्यों लगाया जाता है कि कहीं पानी वगैरह में या कीचड़ वगैरह में गाड़ी चली गई तो पहिए की गति के अनुसार वह हमारे कपड़ों पे अगल बगल या पीछे वाले आपके पीछे या आगे जो व्यक्ति हैं गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर कीचड़ न उछलने पाए, तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वही काम यहाँ इसका भी है कि पानी को इधर उधर छिटकने से रोकने के लिए इसके चारों तरफ केसिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। केसिंग जो है जल को टेल रेस की तरफ ले जाने का भी काम करता है। तो देखिए यहाँ से जब जल इसको घुमाने के बाद अगल बगल कहीं इसके केसिंग में पड़ता है तो ये केसिंग से टपक करके चारिस करके नीचे आकर के टेल रेस में चला जाता है। निकास जल ये कौन सा रास्ता बोला जाता है? इसको टेल रेस कहते हैं। टेल रेस में चला जाता है। ठीक है, और ऊपर देखिए एक चीज लिखा हुआ है ब्रेकिंग जेट। तो ब्रेकिंग जेट के लिए जो ट्यूब जैसा बना हुआ दिखाया गया है उसका काम यह है कि अगर पहिया तेजी से घूम रहा है तो उस पहिए को यदि अगर हमें रोकने की आवश्यकता पड़ गई तब क्या होता है? तब नाजल को हम पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं
और नाजल के बंद होने के बाद पहिया के रुकने से कुछ समय तक उसमें क्या होता है, जड़त्व के कारण वो घूमता रहता है। हमारा पहिया नोजल से निकलते हुए पानी की तीव्र प्रवाह की वजह से अपने एक्सिस पर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही हमने टरबाइन में नोजल के माध्यम से पानी के स्प्रे को बंद कर दिया, तब कुछ देर तक हमारा रनर अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। तो वह किस कारण से घूमता रहता है? क्योंकि उसमें कुछ समय तक जड़त्व के नियम के अनुसार वो घूमता रहता है। तो इस पहिए को कम समय में रोकने के लिए एक छोटी सी नाजल केसिंग में प्रवेश करके लगा दी जाती है, जहां से पानी का जेट बकेट के पिछले सतह पर टकराता है। इस नोजल से निकले जेट को ब्रेकिंग जेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग जेट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पतली सी नोजल लगी होती है। उस नोजल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब इस नोजल से हम पानी के प्रवाह को बंद कर देते हैं, तो ब्रेकिंग जेट में लगे छोटी सी नोजल के माध्यम से इसके ब्रैकेट पे हम पानी का प्रवाह डालते हैं। तो इसके ऊपर जब पानी का प्रवाह जब पड़ता है, तो जब पानी के फुहार इसके ऊपर गिरता है, तो इसकी गति को क्या करता है? अब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा था और इधर से अगर हम पानी की फुहार इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो क्या कर रहा है? इसको जल्दी से रोकने के लिए या ब्रेक लगाने के लिए सहायक होता है। तो बस यही प्रक्रिया है इसका। ठीक है, चलिए तब कल वाले में क्या है आपको फ्रांसिस बता देंगे एक तो, और उसके बाद यस सर, इसी तरह डायग्राम बना बता दीजिए। जब ये ब्रेकिंग को तो सर चाहे जितनी स्पीड में हो तब भी रोक लेगा इसको? हाँ बिल्कुल रोक लेगा, कुछ देर लगेगा। इस तरह जैसे आप एक पंखा चला देते हैं, पंखा चलाने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे सप्लाई से ऑफ करते हैं, तो पंखा कम से कम 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक घूमता है। 1 मिनट तक घूम जाता है। तो भाई इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए कि 1 मिनट से कम समय में इसको रोका जा सके, तो उसके लिए ब्रेकिंग का प्रावधान करना पड़ेगा। तो वहाँ भाई तो पंखा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर एक टरबाइन की बात करें तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का प्रयोग करेंगे, है ना? हाथ से थोड़ा रोकेंगे। चलिए ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास कौन सी है आप लोगों की? सर डीईपी की। सर सिलेबस अच्छा ठीक है। ज्यादा सर ऐसे फिगर डायग्राम से बनाकर सर इसे समझा दीजिए सर, लिखाएंगे बहुत टाइम से लग जाएगा, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा सर। ऐसे सर फिगर बना करके डायग्राम हाँ उसको ये तो समझा बात दीजिए सर, टाइम ज्यादा लग रहा है हाँ, सर। चलिए तो ठीक है। अरे वही करा रहे हैं यार। हाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, और आप लोगों के पास अगर किताब है ही तो उससे आप थ्योरी पढ़ लीजिए, बाकी जो जी चीजें वो नोट कराने हो लायक रहेगी जाएगा। काम की वो नोट कराएंगे, अदरवाइज सर आप इम्पोर्टेंट आगे निकाल इम्पोर्टेंट नोट देंगे। ठीक है, कराइएगा जो सिलेबस में है, बाकी ऐसे डिस्क्राइब कर दीजिए, बस हो गया। सर बुक से पढ़ इम्पोर्टेंट लेंगे जो है और वो लिखा दीजिएगा। तो ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू क्लास। और सर टेस्ट का सर देख लीजिएगा एक बार सर, कंसल्ट करके टेस्ट का कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सर दे दीजिए, क्योंकि सब एक करा रहे हैं सर, मिनट। आप भी करा दीजिए। सर जैसे मंजी सर जी देते हैं उसी अच्छा, तरह जो सही है सर, उसमें पता चल जाता है पता नहीं, नंबर। हमने अभी किसी को देखा नहीं कि किसने कैसे कराया है। अब देख लेते हैं, अदरवाइज मेरे पास देखो क्वेश्चन सैंपल पड़ा हुआ है, मैंने बना के रखा हुआ है। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा हम भी उसमें बस सिंपल तेज ऐसे तरह क्वेश्चन पाते हैं ना देंगे तो। और 4 ऑप्शन देते हैं सर, हम लोग बस ऑप्शन टिक करके हम्म तुरंत टेस्ट देते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में होता है। तो इसी में होता है, टीचमेंट में ही होता है हम्म, बस। मेरे पास तो डायरेक्ट उसके क्वेश्चन लिए बना पूछ लीजिए रखा हुआ है, मंजीत बस सर से मैं कैसे पूछेंगे। पूछने की क्या बात है। देखो पेपर मेरे पास बना हुआ है, पेपर वो नहीं तो मिल रहा, मैं डायरेक्ट कहीं आपको दिखा। पेपर तो भेज सकते हैं, उस पर भेज देंगे, बाकी ऑप्शन अलग से दे देंगे। हाँ ऑप्शन तो मैं अलग से बना करके ऑप्शन भी रखा हूँ, सब कुछ तैयार करके रखा हूँ, रेडी करके रखा हूँ, है ना। पेपर मिल नहीं रहा है।
हमने क्वेश्चन भी तैयार करके रखा है। अब वैसे क्वेश्चन तैयार है, जब तक आप किताब खोलेंगे नहीं आप कर भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत महीन चीजें हमने उसमें उठा के डाल दी। चलिए ठीक है, मैं अभी पेपर महीन से अपलोड कर देता डालेंगे हूँ तो 10 फिर मिनट कैसे में। कर पाएंगे सर? तो वही तो पूछेगा, और ज्यादा मोटा मोटा थोड़े पूछेगा कि फिगर बनाओ। हाँ मैं दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऊपर ऊपर हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे अनुसार आप उस चीज को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन और बन के तैयार हो जाएगा। मोटा मोटा तो ऊपर वाला तो कर ही लेंगे, है ना। तो हमको आपको नीचे स्तर से मजबूत करना है ना कि ऊपर से मजबूत कर देना है और अंदर से हवा आए और आपको उड़ा के लेके चला जाए साथ में। ठीक है सर, दीजिए सर, रेडी है सर, कर लेंगे। अच्छा ठीक है ओके, थैंक यू क्लास। अंदर से मजबूत करेंगे।